नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एडिट कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम पटवारी मेन एग्ज़ाम में कंप्यूटर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन 25 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डैश डैश एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करना मतलब इसके लिए एक वर्ड यूज़ में लेते हैं जो कि कौन सा है, पायरेसी। पायरेसी मतलब होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अवैध रूप से डाउनलोड करना, वितरण करना व नकल सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ करना, जो कि एक पायरेसी के रूप में जाना जाता है। एक पायरेटेड विंडो भी आपने नाम सुना होगा। एक जेन्युइन विंडो होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। जेन्युइन विंडो वो होती है जिसको हम अमाउंट पे करके इसका यूज़ करते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, इस विंडो को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और पायरेटेड विंडो वो होती है जो कि डुप्लीकेट के रूप में होती है, जिसका कोई पे नहीं करना पड़ता है हमें, और फ्री में हमें किसी भी वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, पायरेसी। और भी ऑप्शन की बात कर लेते हैं इसके अंदर। पैरिटी, ये पैरिटी क्या होता है, एक पैरिटी बिट के रूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, पैरिटी क्या होता है कि एक प्रकार की बिट होती है जो कि वैल्यू को 0 और 1 के रूप में रिप्रेजेंट करती है। यह एरर को डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। किसके लिए यूज़ की जाती है? एरर को डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी एरर हो उसको डिटेक्ट किया जाता है इस पैरिटी बिट के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? ये इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम दूसरों के कंटेंट हमारी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं तो प्लेगरिज्म के रूप में कहलाता है। ठीक है। प्राइवेसी, प्राइवेसी हर एक सॉफ्टवेयर की प्राइवेसी होती है। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान के हम प्राइवेसी को एक्सेस कर सकते हैं। ये प्राइवेसी वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर इसमें कहा गया है कि जानकारी की सामग्री किसमें जमा होती है, यानी द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर इन। इसका आंसर होगा मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर को जानने से पहले हम रजिस्टर्स के बारे में जानते हैं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में जाना जाता है इन रजिस्टर को, जो कि किस लिए यूज़ में होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स कई टाइप को देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। यहाँ हम इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स की बात करेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 रजिस्टर्स के बारे में बता रखा है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और भी होता है इसके अंदर रजिस्टर। इंपॉर्टेंट जो रजिस्टर है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स के रूप में भी जानते हैं। एक होता है इनपुट और आउटपुट रजिस्टर्स। ठीक है, तो एमडीआर की पहले बात करते हैं। मेमोरी डेटा रजिस्टर्स होती क्या है? एमडीआर का यूज़ माइक्रोफोन में किया जाता है, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। इसका यूज़ पेरिफेरल डिवाइसेस में आने वाले व जाने वाले डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, एमडीआर यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर्स का यूज़ माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है, और इसका यूज़ अधिकतर पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा आना और डेटा जाना जो भी होता है उसको स्टोर करने का काम करता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की बात करें तो यह एक टाइप का एक्टिव मेमोरी लोकेशन को एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। कौन? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर की बात करें तो ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स क्या होते हैं कि हमारे द्वारा जो जनरेट हुआ रिजल्ट होता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रजिस्टर्स की बात कर ली है। इनपुट आउटपुट रजिस्टर भी होता है जो कि कंप्यूटर इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती है उनमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए उसको होल्ड करने का काम कौन करता है? इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपको पता है क्या था? पहला मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीसीडी का सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा होगा, यानी फुल फॉर्म बतानी है। बीसीडी की फुल फॉर्म क्या आती है? बीसीडी की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोड डेसिमल। क्या होती है इसके अंदर? बाइनरी कोड डेसिमल। ये बाइनरी कोड डेसिमल कितने बिट का होता है? ये होता है 4 बिट का। एक होता है बीसीडी 4 बिट का होता है। ठीक है, सेकेंड इज और भी इसके अंदर कोड के रूप में जाने जाते हैं जो कि होता है EBCDIC।
ठीक है। ये कितने बिट का होता है, ये 8 बिट का होता है। ठीक है। अब बात करते हैं आस्की। आस्की भी एक कोड होती है जो कि 7 बिट और 8 बिट के अंदर देखने को मिलती है। आस्की के अलावा यूनिकोड भी होती है इसके अंदर। यूनिकोड भी एक अपने कोड के रूप में जानी जाती है, जिसके अंदर मैनी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। कई सारी लैंग्वेज का यूज़ करके इस कोड को यूज़ किया जाता है। देखिए BCD जो कि अपना आंसर था यहाँ पर कि BCD का फुल फॉर्म क्या था, बाइनरी कोड डेसिमल 4 बिट का होता है। EBCDIC यानी एस्टेंट बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड के रूप में जानते हैं। ये कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। इसके बारे में पूछ सकते कितने कितने बिट का होता है। आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये 7 बिट का भी होता है और 8 बिट का भी होता है। यूनिकोड की बात करते हैं, यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल कोड के रूप में जाना जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। कई सारी लैंग्वेज का यूज़ करके इस यूनिकोड का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बाइनरी कोड डेसिमल। बाकी ऑप्शन को भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया कौन कौन से यहाँ पर आपके आंसर के रूप में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है, किसे, मेमोरी को। किसे कहा जाएगा, मेमोरी को मुख्य भंडारण के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि मेमोरी के अंदर कई टाइप की दो टाइप की होती है। एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम, रोम और कैश मेमोरी के रूप में देखा गया है। वहीं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर बात करें कि यहाँ पर HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी, ठीक है, और फ्लैश ड्राइव भी होती है जो कि पेन ड्राइव के रूप में जानी जाती है। तो ये मेमोरी के रूप में यहाँ पर भंडारण के रूप में जानी जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेमोरी। और भी ऑप्शन देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। पहला ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, दूसरा कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। देखो एक्यूमुलेटर, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, ये सारे पार्ट अपने CPU के अंदर देखे बताए थे मैंने आपको कि CPU के अंदर जिसका फुल फॉर्म था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर रजिस्टर्स भी बताए थे मैंने आपको। रजिस्टर्स के साथ साथ कंट्रोल यूनिट भी बताई थी, वो इसके अंदर इनपुट होती है, यानी इसके अंदर ये एक्सेस की जाती है CPU के अंदर ही। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर बता दिया था कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स होते क्या है, जो कि हाल ही जनरेट हुए रिजल्ट को स्टोर करने का काम कौन करता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसके अंदर पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है। क्या कहना चाह रहा है, इसे निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, इसका आंसर होगा PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कैसे, देखते हैं। एक और चीज़, अगर यहाँ प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी PROM नहीं होती तो यहाँ पर हम रोम को टिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बता रखा रोम का सब पार्ट होता है PROM। चलो देखते हैं डिटेल के अंदर क्या चीज़ है ये। यहाँ पर रैम, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, रैम, रोम और कैश में। रैम की बात करें तो यहाँ पर एक DRAM होती है और एक SRAM होती है। ठीक है। अब रोम की बात करें तो रोम यहाँ पर आपको कई टाइप की देखने मिलती है, जैसे पहला PROM, दूसरा EPROM, तीसरा डबल EPROM। ये 3 प्रकार की रोम ऐसी अपन को यहाँ देखने को मिलती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ बात की गई है रोम IC की, तो रोम IC के अंदर क्या होता है, डेटा हमेशा रहता है, चाहे बिजली की पावर सप्लाई हो चाहे नहीं हो। ठीक है, ये इसकी फैसिलिटी होती है। ये किसके अंदर रखा गया है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये काम किसकी तरह करती है, नॉन वोलेटाइल की तरह, पर रखा किस में गया इसको, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। क्यों, क्योंकि ये मदरबोर्ड जो होता है उसी के ऊपर बिल्ट होती है। जैसे उसके स्लॉट बने रहते हैं, रैम के स्लॉट बने रहते हैं, रोम IC होती है, CPU होता है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और रजिस्टर्स सभी होते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर रखा गया है। पर ये रिएक्ट किसकी तरह करती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर रोम के 3 पार्ट है, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सेकेंड इज EPROM एलिजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी,
और डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए इन चीज़ों के बारे में देखते हैं कि ये तीनों मेमोरी जो है वो किस किस तरीके से एक्सेस की जाती है। जैसे हम बात करें पी रोम की, पी रोम आईसी जब भी बनाते हैं, जब भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसके अंदर प्रोग्राम को इंसर्ट कर दिया जाता है जो कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। उस आईसी को हमें जब भी हमें काम की नहीं होगी उसको हटाना ही पड़ेगा, उसके अंदर कोई डेटा को वापस इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं जैसे इसका एग्जांपल के रूप में कहता हूँ, पहले के समय में जब वीडियो गेम खेला करते थे तो उसके अंदर मारियो कॉन्ट्रा जो हम सीडी परचेस करके लेके आते थे वो उसी टाइम यूज़ में आती थी। जब भी हमारे पास सीडी होगी उसी टाइम उसके नया डेटा इसके अंदर कॉपी करा के नहीं ला सकते थे, यानी जब भी हमको डेटा को एक्सेस करना है तो उसी सीडी को लगानी पड़ेगी, नए डेटा इसके अंदर इंसर्ट नहीं करा सकते। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का यूज़ किया जाता है। और देखते हैं इसके अंदर ईपी रोम की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है इसके अंदर कि अल्ट्रा वॉयलेट रे के द्वारा डेटा को रीड और राइट किया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। डबल ईपी के अंदर क्या होता है, ईपी रोम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फॉर्म में डेटा को रीड और राइट किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, ईपी रोम के अंदर अल्ट्रा वॉयलेट रे के द्वारा क्या किया जाता है, डेटा को फीड किया जाता है। ठीक है, इंसर्ट किया जाता है या रीड राइट किया जा सकता है। चलिए, तो इसका आंसर आपको पता चल गया कि क्या होगा इसका आंसर, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखो एक सीडी रोम होता है, पहले आपको इन सीडी रोम के बारे में वो डिटेल के बारे में बताते हैं, इसका आंसर बता दिया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, थर्ड ऑप्शन। देखो सीडी रोम इसको वॉर्म के रूप में जानते हैं, राइट वंस रीड मैनी। क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी, जिसको एक बार यूज़ ले सकते हैं। जैसे मार्केट से अपन कोई गानों की सीडी परचेस करके लेके आए तो उसको हम कई बार यूज़ में ले सकते हैं, पर वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम में जब डेटा उसके अंदर फीड किया गया था एक ही बार किया गया था। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो सीडी कई टाइप की होती है, जैसे सीडी रोम बता दिया आपको मैंने। ठीक है, सीडी आर होती है जिसे रिकॉर्डेबल कहते हैं, सीडी आर डब्ल्यू होती है जिसे रीड राइटेबल कहते हैं, मतलब कि इसके अंदर रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट पे होता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट इसको डेटा को, पुराने डेटा को हटाना, नए डेटा को लाना, तो अपन सी डी आर डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। रिकॉर्डेबल का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए अपन रिकॉर्डेबल का यूज़ करते हैं। चलिए, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, यानी बार बार रिफ्रेश होती है अपने कंप्यूटर के अंदर, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, जिसको अपन पीसी या अपन लैपटॉप के रूप में जानते हैं, जिसके अंदर छोटी चिप यूज़ में लेते हैं, उसे माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर रैम जो होती है वो दो टाइप की होती है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी भी डेटा को रैंडमली एक्सेस करना रैम का यूज़ किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर कई बार रिफ्रेश करने वाली जो बात होती है वो किसके अंदर होती है, डी रैम के अंदर। तो अपना आंसर क्या होगा, डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कि स्टैटिक एस रैम के रूप में जाना जाता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ जानने वाली बात है कि एस रैम के अंदर कौन से कंपोनेंट यूज़ में होते हैं और डी रैम के अंदर कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। देखिए, डी रैम के अंदर जो कंपोनेंट यूज़ में लेते हैं वो कैपेसिटर यूज़ में लेते हैं, इसलिए हम इसको बार बार क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अगर एस रैम की बात करें तो यहाँ पर हम रजिस्टर के साथ साथ हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। फ्लिप फ्लॉप का आपने नाम सुना ही होगा, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, ये सारे फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके एस रैम के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि ये इजी वे में एक्सेस किया जा सकते हैं। चलिए, बात होगी इसके बारे में। ईपी रोम की बात हमने कर ली है, रोम की बात हमने कर ली है, तो इसका आंसर आपको पता ही क्या था, डायनेमिक रैम। ठीक है, डी रैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं। यानी जो हार्ड डिस्क होती है अपनी जो कंप्यूटर के अंदर HDD हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर कई सारी प्लेट्स होती है जो कि एक बक्से के अंदर बंद होती है। उस बक्से के अंदर क्या होती है, वायु से इसको कंप्रेस कर दिया जाता है ताकि ये प्लेट्स बैलेंस बना के डेटा को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखते हैं ये जो प्लेट्स होती है स्पायरल पे टिकी होती है। ये जो प्लेट होती है, प्लेट जो होती है, इसके ऊपर की साइड भी डेटा रीड कर सकते हो और नीचे की साइड भी डेटा क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। दोनों साइड हेड लगे रहते हैं, ऐसे सभी प्लेटों के अंदर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात की दोनों पक्षों में किसका लेपित होता है, तो ये ध्यान रखना मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाएगा, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ऐसे मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक टेप का नाम सुना होगा आपने, जो इस टाइप की टेप होती है, कैसेट होती थी पहले टाइम में यूज़ आती थी। ठीक है, इस टेप पे जो रील होती है उस पर किसका कोटिंग की होती है, उस पर ध्यान रखना आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हमने जान लिया, तो इसका आंसर आपको बता ही दिया। हार्ड डिस्क पे किसका होता है, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, और मैग्नेटिक टेप पे किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर द लार्जेस्ट अमाउंट डेटा। ऐसे कौन से डिवाइस है जिसके अंदर हम डेटा को, कई सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी लार्ज फॉर्म में डेटा को, लार्ज अमाउंट में डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन है हार्ड डिस्क, जिसे बोला जाता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी आ सकता है, SSD का फुल फॉर्म कहता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है हार्ड डिस्क में। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसमें कई सारा डेटा क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं, वहाँ ये ऑप्शन के रूप में जाना जाता है हार्ड डिस्क। ठीक है, फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव के रूप में जाना सकता है कि पेन ड्राइव में हम डेटा को भी कॉपी कर सकते हैं, ब्लू रे डिस्क के अंदर भी कर सकते हैं और DVD के अंदर भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो डिवाइसेस यहाँ पर बताई गई है, ये सब के सब कौन सी डिवाइसेस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पर क्या है, हार्ड डिस्क। सबसे ज़्यादा डेटा जो स्टोर किया जा सकता है किस में किया जा सकता है, हार्ड डिस्क के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैश मेमोरी किन दो के बीच कार्य करती है, यानी कैश मेमोरी दो कौन सी मेमोरी के बीच में रखी जाती है। देखिए मान लीजिए ये तो है CPU और एक तरफ है रैम, इन दो के बीच में जो होती है वो होती है कैश मेमोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। कैश मेमोरी कौन कौन सी दो मेमोरी के बीच में होती है, एक CPU के बीच में होती है और एक रैम के बीच में होती है। इन दो मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैश मेमोरी भी फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में जानी जाती है, पर इससे भी ज़्यादा फास्ट मेमोरी कौन सी है, मैंने आपको बताया रजिस्टर्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंपाइलर क्या होते हैं, अभी कंपाइलर की बात करते हैं। कंपाइलर क्या होते हैं, कंपाइलर को जानने से पहले हमें जाना लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में आपने सुना होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करके मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या करती है, इसको कन्वर्ट करके इसको समझने लायक भेजती है इंस्ट्रक्शन के रूप में। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखना, कंप्यूटर जो समझता है, अपना जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा मशीन लैंग्वेज को समझता है। किसको समझता है, मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 1 0 1 1 0 1 के रूप में होती है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर ट्रांसलेटर के रूप में कौन कौन से ट्रांसलेट होते हैं, है ना, ये देखते हैं। असेंबलर होता है एक क्या होता है, असेंबलर। एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। क्या होता है, कंपाइलर। ये तीन इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और मशीन लैंग्वेज के रूप में भी यूज़ लेते हैं, कि मशीन लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। असेंबलर क्या करता है कि निमोनिक कोड का यूज़ करके और 0 1 का यूज़ करके ये क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, निमोनिक कोड कौन कौन से होते हैं, निमोनिक कोड के बारे में आपने सुना होगा कि निमोनिक कोड कौन कौन से होते हैं। देखो निमोनिक कोड कौन से होते हैं, जैसे ऐड हो गया, सबट्रैक हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया,
इन्हें कहते हैं निमोनिक कोड। इसका यूज़ करके और 01 का यूज़ करके असेंबलर के अंदर यूज़ किया था। ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं? असेंबलर लैंग्वेज के अंदर। बात करते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर भी क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। पर क्या करेगा? एक एक लाइन को, पहले एक लाइन को कंपाइल कर लेगा, फिर इसके अंदर एरर जो होगी उसको डिफाइन करेगा, फिर इसको एरर फ्री करके हम आगे इसको रन करेंगे। एक एक लाइन को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। ऐसे बात करते हैं कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है? वो ओवरऑल प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करके उसके अंदर एरर बताएगा, कौन कौन सी लाइन के अंदर कौन कौन सी एरर है, देन इसको एरर सॉल्व आउट करके प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में क्लियर। तो ये कंपाइलर क्या है? तो यहाँ अपन को बताना है, इसके अंदर जो ऑप्शन बता रखा है मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद करने के लिए प्रोग्राम होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीयूआई का क्या अर्थ होता है? जीयूआई का मतलब क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए ओएस जो होता है वो दो टाइप के देखने को मिल गए। इंटरफेस के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है जीयूआई और एक होता है सीयूआई। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जीयूआई, जिसके अंदर आइकन्स यूज़ करके, जिसके अंदर पिक्चर का यूज़ करके हम किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहीं सीयूआई कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसके अंदर क्या करते हैं? हम किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करना है या किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पर हमको कमांड देनी होती है। ठीक है, तो वहाँ कमांड के जरिए हम जो प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं वो सीयूआई के अंदर करते हैं। जैसे डॉस की बात करते हैं, डॉस के अंदर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है, MS डॉस के रूप में भी कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर हम कमांड का यूज़ करके क्या करते हैं? कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई की कौन सी संबंधित नहीं है? यहाँ पर हमको बताना वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। MS वर्ड के अंदर, MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन इसके अंदर है जो रिलेट नहीं करता है? कौन सा ऑप्शन होगा? सेल। अब सेल किसे कहते हैं? सेल के बारे में आपको बताते हैं। इसका आंसर की जो है वो कौन सा होगा? तीसरा। सेल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे जो ब्लॉक बनता है उसको सेल कहते हैं। इस सेलेक्टेड सेल को क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा जाता है, ध्यान करना। क्या कहते हैं इसको? एक्टिव सेल कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये एक्सेल की बात हो रही है। सेल जो है एक्सेल के अंदर एक्सेस होता है, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, तो कौन सा संबंधित रिलेट नहीं करता है वो कौन सा है? सेल। कैरेक्टर करता है MS वर्ड के अंदर, शब्द करता है और पैराग्राफ भी इसके अंदर रिलेट करता है। और रिलेट जो नहीं करता है वो कौन सा है? सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोटोन से क्या प्रदर्शित होता है? यानी फोटोन की फुल फॉर्म के रूप में बताना है। देखो फोटोन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होती है? फोटोन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि थर्ड ऑप्शन के रूप में यहाँ पर बता रखा है। ये तो फोटोन के बारे में पूछा है। मान लो ऐसे कोबोल के बारे में पूछ ले, कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। ऐसे SQL के बारे में पूछ ले तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के रूप में जानते हैं इसको। लिस्प के बारे में पूछ ले तो यहाँ पर बताना अपन को लिस्प के बारे में कि लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। ऐसे बेसिक, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बेसिक की फुल फॉर्म बताओ। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड के रूप में जानते हैं। तो सारी लैंग्वेज की अपन को फुल फॉर्म यहाँ पर आनी चाहिए, पूछा जा सकता है। जैसे फोटोन की पूछा, जैसे कोबोल, SQL, लिस्प के और बेसिक की पूछ सकता है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रहा है? तो बताइए ऐसी कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको ट्रांसलेटर की बात की थी। किसकी बात की थी? ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर जो होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करके मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या करता है? कन्वर्ट करता है। पर यहाँ पूछा है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो कौन सी लैंग्वेज होगी? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब
010101। तो कंप्यूटर पे क्या क्या समझता है 010101। तो यहाँ पर ट्रांसलेट की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो मशीन लैंग्वेज की ये सबसे बेनिफिट होता है। पर इसके अंदर डीमेरिट क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज को एक्सेस करने के लिए मशीन लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है, जो कि 0101 के फॉर्म में यहाँ पर नॉलेज पूरी होनी चाहिए, जो जाके हम मशीन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं और उस टाइम ड्यूरेशन में यहाँ ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रुटि की जांच के लिए मूल ASCII कोड में प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित बिट के डैश बिट्स का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी कितनी बिट होगी, वो 7 बिट होगी। ये चीज़ का ध्यान रखना, इसको रट लेना, कौन सी बिट होगी, 7 बिट होगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक्सेल शीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। आपको पता है ऑटो फिट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉलम किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, है ना। तो एक्सेल के अंदर में ऑटो फिट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक्सेल, यहाँ पर ये कॉलम है, ये रो हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है ए लिखा रहता है, ऊपर अल्फ़ाबेट के रूप में होता है BCD, यहाँ पर 1 2 3। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा ABCDEF। तो ये जो डेटा लिखा इस सेल पे मैंने, इस सेल का नाम क्या है, B2। B2 पे मैंने ABCDDEFG लिखा। तो ये इस सेल पे भी और दूसरे सेल पे भी। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है इसको ऑटो फिट करने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो भी प्रैक्टिकली देखते हैं। जब भी हम ऑटो फिट करना चाहते हैं तो सेल के जो कॉलम होता है उसके टॉप सेल पे हम रखेंगे, कहाँ पर, किस साइड रखेंगे, बाएं तरफ रखेंगे या दाएं तरफ रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर, कॉलम की बाएं सीमा पर डबल क्लिक करेंगे, कॉलम के दाएं सीमा पर डबल क्लिक करेंगे, कॉलम के हेडर पर डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर चौड़ाई की ऑटो फिट करने की बात कर रहा है कि यहाँ पर ऑटो फिट किस तरह से इसके अंदर किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करना है तो हम बी कॉलम के सबसे टॉप सेल पे यहाँ पर किस साइड में रखेंगे, राइट साइड में डबल क्लिक करेंगे। राइट साइड में डबल क्लिक कब करेंगे, जब यहाँ पर एक प्लस का मार्क बना हुआ आ जाएगा। कैसा आएगा वो देखते हैं इसके अंदर। देखो मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊँ, यहाँ एक प्लस का मार्क आएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी चौड़ाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी, यानी ऑटो फिट के रूप में ये कैरेक्टर हमको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉलम के बाई ओर, किसके, कॉलम के दाई ओर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। विच कैन बी यूज फॉर क्विकली एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स और टूल्स। कौन सा ऐसा है कौन सा ऐसा कमांड्स है जिसका हम क्विकली यूज़ कर सकते हैं, किसका यूज़ कर सकते, कौन से टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जान सकते हैं कि वो टूल्स कौन सा है, मेन्यू बार के अंदर हमको सभी टूल्स को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। जैसे मान लो कि आपको बोल्ड करना है तो बी पे जाके क्लिक कर दोगे, बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है, इटैलिक पे जाके क्लिक कर दो, इटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन पे क्लिक कर दोगे, डायरेक्ट क्लिक करोगे मेन्यू बार पे तो क्विकली एक्सेस हम कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेटस बार के बारे में आपको बता दिया, टूल बार के बारे में आपको बता ही दिया। तो इसके अंदर हमको टूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि हम अलग अलग टास्क के अंदर एक्सेस करते हैं। टाइटल बार जो सबसे टॉप पे होती है वो कौन सी कहलाती है, टाइटल बार। चलिए आगे चलते हैं। MS ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो पहले जो है वो ढूंढ लो, तो नहीं है जो अपना आप ही इसके अंदर बाहर हो जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं वैध ऑफिस। देखो पहला ऑप्शन जो है MS ऑफिस, ऑफिस XP होता है, ऑफिस 10 भी होता है, ऑफिस मैनेजर ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। देखिए ऑफिस वर्जन की बात करें तो पहले 95 97 ये सारे वर्जन जो मैं बता रहा हूँ आपको, सारे वर्जन है। 2000 XP वर्जन भी था और XP विंडो भी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और 2003 भी होता है इसके अंदर, 2007 वर्जन भी है, 2010 वर्जन भी है, 2013 वर्जन भी इसके अंदर हमको देखने को मिला है, और लेटेस्ट 2016 वर्जन यहाँ पर देखने को मिला है। और मोबाइल की बात करें तो WPS
वर्ड प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट, WPS सॉफ्टवेयर आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। तो सारे MS ऑफिस के वर्जन बताए इसके अंदर मैंने आपको। तो यहाँ पर आपको आंसर पता ही, आंसर कौन सा था हमारा, ऑफिस मैनेजर, जो कि अपने MS ऑफिस के वर्जन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची को प्रदान करता है जो उन वास्तव में लगभग एक ही अर्थ होते हैं। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है वो MS वर्ड के अंदर बात की जा रही है कि MS वर्ड के अंदर आपने थिसॉरस नाम सुना होगा। किसका? थिसॉरस। थिसॉरस वर्ड जो होते हैं वो सिमिलर वर्ड जो होते हैं उनको रिलेट करता है, जिसको हम सिनोनिम्स के रूप में जानते हैं, समानार्थी शब्द जिसे कहा जाता है उसके रूप में यहाँ पर जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? समानार्थ। ठीक है, थिसॉरस के रूप में। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा कि अपनी जो MS वर्ड में टैब होती है, ऊपर टैब में रिव्यू नाम की टैब होती है, उस टैब में प्रूफिंग नाम का सब टैब होता है। ठीक है, प्रूफिंग के अंदर थिसॉरस नाम का एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम एक्सेस करके उसको सेलेक्ट करके किसी भी वर्ड का समानार्थ शब्द या सिमिलर वर्ड जो होता है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, समानार्थ शब्द। बात करते हैं और भी ऑप्शन की खोजे, यानी फाइंड, रिप्लेस, स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर की मैंने आपको बता दी, F7 जो होती है वो, इसको F7 से स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है, इसे स्पेलिंग चेक किया था ग्रामर में, इसके अंदर एक्सेस करके बताया जाता है। चलिए और इसके अंदर देखते हैं ये फाइंड और रिप्लेस के बारे में। देखिए इससे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखा गया है। फाइंड, रिप्लेस, गो टू एक फैमिली डायलॉग बॉक्स के रूप में आपने सुना होगा, जिसे बोला जाता है फाइंड, गो टू और रिप्लेस। ठीक है, FGH, इसलिए इसको बोला था, तीनों एक साथ ही रहते हैं। FGH हमेशा जब भी आप चाहे रिप्लेस को ऑन करो, चाहे गो टू को, चाहे फाइंड को, तीनों एक साथ ही ओपन होंगे। ठीक है, पर एक्टिव कौन सा रहेगा? जो आपने सेलेक्ट किया है। देखो फाइंड, कंट्रोल F से क्या होता है? ये फाइंड। कंट्रोल G से क्या होगा? गो टू, पर्टिकुलर किसी पेज पे जाने के लिए गो टू का यूज़ करते हैं। और रिप्लेस, जो हमने फाइंड किया है हम उसको क्या करते हैं, जो भी वर्ड हमने फाइंड किया है उसको रिप्लेस करने का काम हम किससे करते हैं? कंट्रोल S से। ठीक है, जैसे मान लो राम नाम है, उसको मेरे को श्याम नाम से क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो पहले मैं फाइंड करूँगा राम नाम, देन कंट्रोल S पे क्लिक, शॉर्टकट का यूज़ करके मैं उसके अंदर रिप्लेस के अंदर श्याम करूँगा, तो राम की जगह क्या हो जाएगा? ये श्याम हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन भी हमने यहाँ कंसिडर कर लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डिजिटल हस्ताक्षर है, ये मैंने आपको बता दिया। डिजिटल सिग्नेचर इज क्या है? ये एक मैथमेटिक टेक्निक है जो मैसेज को ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को श्योर करता है, जो कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के रूप में भी कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास के अंदर जो हमने वीडियो सेशन देखा था। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? थर्ड। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ डू यू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम? पूरे कॉलम को, मतलब एक्सेल के अंदर मैं बात करूँ, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? जैसे कॉलम A हो गया, कॉलम B हो गया, कॉलम C हो गया, कॉलम D हो गया। पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा? कॉलम के टॉप पे जाके यहाँ पर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो एक एरो बनाएगा, उस एरो पे मैं क्लिक करूँगा। क्या लिखा है? क्लिक द कॉलम हेडिंग। उस कॉलम के हेडिंग पे मैं जब एक क्लिक करूँगा तो ये मेरा पूरा कॉलम क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। तो एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए मैं कॉलम की हेडिंग पे क्या करूँगा कि 1 क्लिक करूँगा तो ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा इसका आंसर होगा? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप क्या करेंगे? देखो हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू से। कोई भी फॉर्मूला, चाहे वो सम फॉर्मूला हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे कोई सा भी हो, हमेशा इक्वल टू का यूज़ किया जाता है। पर इक्वल टू का यूज़ करने से पहले भी हम किसी सेल को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। जैसे कई सारे सेल्स होते हैं इसके अंदर, एक्सेल शीट के अंदर,
किसी फॉर्मूले को इनपुट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी सेल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब तक सेल को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम फार्मूला इनपुट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, फार्मूला को सेल में रखें। सेलेक्टेड द सेल यू वांट टू प्लेस टू फार्मूला इनटू। जिसके अंदर ये फार्मूला रखना चाहते हैं, पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन हम इजिकल टू करके कोई भी जो भी फंक्शन लगाना चाहते हैं उसका यूज़ करेंगे। तो उसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सेल में डाले गए कमेंट को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, सेल टिप कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, सेल टिप। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैंने एक यहाँ पर सेल बनाया, कौन सा सेल, एक्सेल में जो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं उनको सेल के रूप में जानते हैं, ये सेल है। ऐसे कई सारे सेल आपको ब्लॉक में मिल जाएंगे। उन सेल के कोने पे जो एक ट्रायंगल फॉर्म में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल टिप कहते हैं। ये कब रिप्रेजेंट होता है, जब इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, कोई भी कमेंट इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सेल टिप। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या कह रहा है, आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एडिट करके करूँ तो इसका आंसर हमको इजी वे में मिल जाएगा। ठीक है, इसे करने से पहले अगर मैं यहाँ पे बंद शब्द है इसको हटा देता हूँ तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं, इससे करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखो फॉर्मेट पेंटर, पहले फॉर्मेट पेंटर के बारे में जानते हैं। फॉर्मेट पेंटर होता है क्या है, जैसे कि ये फॉर्मेट लिखा है, कोई भी वर्ड का या कोई भी सेंटेंस का जो भी हमने इसके अंदर एडिटिंग कर रखी है उसको एज इट इज़ किसी और सेंटेंस या किसी और वर्ड पे एक्सेस करना चाहते हैं एडिटिंग को, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, जब भी हम फॉर्मेट पेंटर को फॉर्मेट पेंटर पे जाके हम सिंगल क्लिक करेंगे तो वो एक बार एक्सेस होगा, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया, क्या कर दिया मैंने, डबल क्लिक कर दिया, तो इस फॉर्मेट पेंटर को मैं पूरी फाइल के अंदर मल्टीपल यूज़ ले सकता हूँ। और वो मल्टीपल यूज़ कब तक ले सकता हूँ, जब तक मैं इसको क्या कर दूँ, कैंसिलेशन नहीं कर दूँ। और फॉर्मेट पेंटर को कैंसिल करने के लिए मैं कौन सी का यूज़ करते हैं, एस्केप का यूज़ करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के जो सबसे टॉप पे कॉर्नर में होता है लेफ़्ट साइड के अंदर एस्केप, वहाँ इसका यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, उसको क्या करता हूँ, इसको कैंसिलेशन कर सकता हूँ फॉर्मेट पेंटर को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करके उसको मल्टीपल यूज़ ले सकते हैं, यानी कई बार हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ ले सकते हैं। तो ये 25वें क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में जान लिया अपन ने कि किस तरह से यूज़ होता है। इसी के साथ हमने पटवार प्री और मेन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम टॉपिक वाइज समझेंगे, पहले बेसिक टॉपिक को समझेंगे, देन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे की वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।